हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग में। हमने जितना भी फंक्शंस की प्रोग्रामिंग की है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहा है कि तीन इम्पॉर्टेंट बातें फंक्शन के साथ हम कवर करते थे। एक फंक्शन का प्रोटोटाइप, जिसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ फंक्शन कॉलिंग एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फंक्शन डेफिनेशन। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि हम जो भी पैरामीटर फंक्शन बॉडी में पास करते हैं, फंक्शन प्रोसेसिंग के बाद एक सिंगल वैल्यू अभी तक रिटर्न करते आ रहा है। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लिमिटेशन ऑफ कॉल बाय वैल्यू। तो दोस्तों, इसके पहले जितने प्रोग्राम फंक्शन से आपने बनाए, चाहे वो आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हो, दो नंबर्स में ग्रेटर फाइंड आउट किया हो, या फैक्टोरियल निकाला हो, पावर कैलकुलेशन किया हो, जो भी आज तक के सारे प्रोग्राम्स आपने बनाए थे, इन सारे प्रोग्राम में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपके नॉलेज में है। हमने हर प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किया, क्योंकि एक रिजल्ट वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू हमने हमेशा फंक्शन से रिटर्न करी। कहाँ पर? मेन में। और मेन में आपने आउटपुट को प्रिंट किया। और एक दूसरी बात, हमने ये भी नियम बना लिया था कि मुझे इनपुट भी मेन में लेना है और आउटपुट भी मेन में लेना है। इसका मतलब जब मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम करूँगा तभी रियलाइज़ कर पाऊँगा कि मेरी लिमिटेशंस कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, आज हम वो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब मुझे फंक्शन से अगर एक से ज़्यादा वैल्यू मुझे रिटर्न करना होगी तो उसको कैसे करेंगे हम। एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करना पॉसिबल है क्या, ये सब कुछ हम समझेंगे एक बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ में। आपको सभी को बड़े अच्छे से एक्सपीरियंस है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स को स्वैप करना बहुत सिंपल प्रोग्राम में बनाया है आपने, बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसी प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं फंक्शन के थ्रू। तो देखते हैं जब इस काम को फंक्शन से करेंगे हम, तो हम क्या एडवांटेज ले पाते हैं या क्या रेस्ट्रिक्शन, क्या लिमिटेशन आपको दिखती है। फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए हम कौन से तरीके अप्लाई करेंगे, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं कॉल बाय वैल्यू की लिमिटेशन। तो कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होगी, हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं पूरा मेन। दो नंबर में स्वैप करने का लॉजिक तो पता ही है आपको। दो नंबर मुझे कीबोर्ड से लेना है और फंक्शन हमारा उन दोनों नंबर्स को स्वैप कर देगा। तो अब चूंकि दो नंबर रिटर्न कर पाओगे क्या आप? हमने पढ़ा रिटर्न स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है, दैट कैन ओनली रिटर्न वन वैल्यू एट ए टाइम। कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट दो वैल्यू रिटर्न कर पाएगा क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। तो फिर रिटर्न टाइप हमने क्या ले लिया, वॉइड। ये पहली बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट अपने किसी फंक्शन में। वॉइड आने के बाद हमने उसको नाम दे दिया एक्सचेंज, EXCH, and we passed two इंटीजर पैरामीटर्स। दो इंटीजर पास करेंगे फंक्शन को। हमने लोकल डिक्लेयर भी कर दिए A, B। सबसे पहला काम क्या किया हमने, आप दोनों नंबर ले लो यूज़र से। तो दोस्तों, ये दो इनपुट ले लिए हमने %D से। A और B को हमने कीबोर्ड से रीड किया। A और B को रीड करने के बाद नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या होगी, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आना चाहिए जरूरी बात। जैसे इनपुट लेते थे हम तुरंत क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब एक्सचेंज A, B। ये जितने प्रोग्राम आज तक आपने बनाए इसके पहले भी, जब मैं वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ से पास करता हूँ तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉल बाय
वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कॉल बाय वैल्यू। और इवन इसके पहले के सारे प्रोग्राम में भी आप देख सकते हो कि हमने मेन प्रोग्राम से जो डेटा पास किया फंक्शन में उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है। तो बाय वैल्यू से मतलब ये हो गया कि मेन प्रोग्राम का डेटा अलग होगा, फंक्शन का डेटा अलग होगा, और जब मैं डेटा पास करूँगा वो इसकी नई कॉपी क्रिएट कर देगा। अब मैं जो कुछ भी चेंजेस करूँगा सारे फंक्शन बॉडी में होंगे। और इसके तुरंत बाद हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं एक्सचेंज फंक्शन कॉल कर लूँ हम ए और बी की फिर से वैल्यू प्रिंट कर दें। तो ए परसेंटेज डी एंड और ए कॉमा बी हमने प्रिंट कर दिया। और रिटर्न 0। इतने काम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं भी। अब हमें फंक्शन बनाना है। यहाँ पर जैसे हमने कॉल किया, कॉल करते ही क्या होगा, एक फंक्शन आ गया हमारा void exchange int x और int y। बाय वैल्यू से मतलब क्या हुआ, इस बात को समझो आप। जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, यहीं से हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोग्रामिंग है, जो ग्रुप प्रोग्रामिंग है, सबके रास्ते क्लियर हो जाएंगे। हम लोग ग्रुप डेटा टाइप को भी कंफर्टेबली हैंडल कर पाएंगे। तो उसके बेसिक्स यहाँ से शुरू होंगे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ए की वैल्यू और एक्स में कॉपी करी, बी की वैल्यू वाई में कॉपी करी। मतलब यहाँ पर मेमोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल कैसे हो गया, ये हो गया ए बी और ये उसके एड्रेस हो गए 1000 और 1004 और ए की वैल्यू दे दी 40 और बी की वैल्यू हमने दे दी 70। इसको आपको स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है वैल्यू को। अब जैसे ही मैंने कॉल किया, इस ए और बी की वैल्यू 40 और 70 कॉपी हो गई एक्स और वाई में। तो बाय वैल्यू का मतलब तो यही होता है कि मेन प्रोग्राम से डेटा उठेगा, फंक्शन में जो नई मेमोरी क्रिएट हुई उसमें कॉपी करेगा। तो जैसे ये कॉपी करेगा तो क्या होगा, सिमिलर दो वेरिएबल फंक्शन में आ गए जिनके एड्रेस कुछ और है, और एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रिएट करेंगे अंदर, जिसको बोलते हैं टेम्प। इसका भी कुछ एड्रेस होगा 3000। ये फंक्शन के वेरिएबल हो गए। तो मतलब टेम्प मैंने कहाँ डिक्लेयर किया, यहाँ पर यहाँ तक का पॉइंट मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। सिंपल थॉट है, 2 नंबर इनपुट लिए, फंक्शन कॉल किया। ये जो रूटीन वाली जो हमारी कॉलिंग प्रैक्टिस है, इसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। आज हम समझना चाह रहे हैं कि कॉल बाय वैल्यू से जब मैं एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू कॉपी कर ली एक्स और वाई में, मतलब 40 एक्स में आ गया, 70 वाई में आ गया। समझ में आ रहा है केस यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब हमने टेम्प का यूज़ किया और हमने पढ़ा भी ये सब कुछ। ये पहले हम क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू किसको देते हैं, टेम्प को। जैसे ही एक्स की वैल्यू टेम्प को दोगे आप, टेम्प विल बी 40। जैसे ही 40 हो गया, अब हम 70 यहाँ कॉपी कर दें एक्स में, तो हमने y जो है उसको असाइन कर दिया किसको, x को। तो y अभी 70 था, अब x आपका कितना हो गया 70। ये सब बेसिक काम है, आता है हम सभी को। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टेम्प में स्टोर है 40, ये हमने किसको दे दिया, y को। तो जो 40 70 ए और बी थे, वो एक्स और वाई ने जब स्वैपिंग का लॉजिक अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद वो चेंज हो गई, एक्स और वाई की वैल्यू अपडेट हो गई।
एक्सचेंज हो गए दोनों। अब क्या ऐसा लिखना पॉसिबल है, रिटर्न x कॉमा वाई। दोस्तों ये जो लाइन मैंने लिखी अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट मैक्सिमम कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, 1 वैल्यू एट ए टाइम। हाँ वो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ऐसा कुछ प्रोसेस कर सकता है, लेकिन रिटर्न कितनी वैल्यू करेगा, हमेशा 1। अब जब ये पॉसिबल ही नहीं है रिटर्न x कॉमा वाई, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रूटीन, जो ट्रेडिशनल जो हमारी अप्रोच है, उस अप्रोच से हम हमेशा कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पर 1 वैल्यू। तो दोस्तों ये जो लाइन मैंने लिखी है ये हटा रहा हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, सिंटेक्स वाइज इट इज़ रॉन्ग एंड इट विल बी ए सिंटेक्स एरर। अगर आप इसको लिख के कंपाइल करने जाते हो तो ये सिंटेक्स एरर होगी, मतलब अब आपको रिटर्न नहीं करना है, प्रोग्राम फिनिश, फंक्शन आपका फिनिश हो गया। अब ऐसा कई बार होगा प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में कि आपके पास मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ होंगी एंड यू विल पास दोज वैल्यूज़ टू द फंक्शन, फंक्शन उनमें ऑपरेशंस करेगा। अगर वो सिंगल वैल्यू देता है, अगर मुझे x प्लस वाई लेना होता, x टू दी पावर वाई लेना होता, जो भी मैथमेटिकल जो प्रोसेस हमें करना है, अगर हमारी प्रॉब्लम सिंगल वैल्यू जनरेट करती तो उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर पाते, कैच कर पाते, और वो चेंज रिजल्ट आपको यहाँ दिखता। अब कोई बोलेगा यहाँ एक्स वाई प्रिंट कर दो, चेंज हो जाएंगे। तो हमें ये समझना है कि एक्स और वाई अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँगा तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा नया। कई बुक्स में कई जगह ये काम करते हैं, तो हमें वहाँ प्रिंट दिखाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें करना ही नहीं है। अरे मैंने आपसे बात की थी पहले भी कि मुझे मेन में ही इनपुट लेना है। ये जो मेरा इनपुट वाला पार्ट है ये भी मेन में है, और ये जो आउटपुट वाला पार्ट है ये भी कहाँ पर है, मेन में। ये पक्का वाला नियम है। इस नियम से जब हम समझौता नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तभी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल सीखेंगे अपन। और जितने लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट करा उनके साथ प्रोग्रामिंग सिचुएशंस डिफ़िकल्ट होती जाती है। इसके बाद की जो दुनिया है उसमें सब में भी ये कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पे काम कर रहे थे। अब फंक्शन के बाद हम लोग शिफ्ट होंगे अरेज पे, 2D अरेज, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर्स। तो कई तरह के ग्रुप डेटा टाइप को हम हैंडल करेंगे। जब आप ग्रुपिंग में काम करोगे, ग्रुप डेटा पे काम करोगे, तो प्रॉब्लम्स कई तरह की होंगी। कई बार पूरा ग्रुप में कुछ ऑपरेशन किया और पूरा ग्रुप रिटर्न करना है, तो एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करने की स्थितियाँ बार बार बनेगी आगे जाके। तो फिर उन प्रोग्रामिंग सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो आज उसकी लिमिटेशंस को समझेंगे कि मैं कहाँ जाके असहाय हूँ, मैं कहाँ जाके मेरे हाथ रुक जाएंगे, मैं काम नहीं कर पाऊँगा अब। तो ये वो सिचुएशन है प्रोग्रामिंग की, फंक्शंस की प्रोग्रामिंग की खासकर, जब हमारा फंक्शन कितनी वैल्यू से रिटर्न कर पाता है, 1। और आज ये वो प्रोग्राम है जहाँ पर हम बहुत सिंपल केस से इस बात को समझ रहे हैं कि मुझे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना है, बट रिटर्न स्टेटमेंट ये नहीं कर सकता। तो फिर मैं चेंजेस कैसे दिखाऊं, ये बड़ा प्रश्न आ गया हमारे सामने। क्योंकि आप देखो, जब फंक्शन कॉल हुआ, जैसे फंक्शन फिनिश होगा ये पूरी मेमोरी फ्री, और वापस हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, मेन में। अरे फंक्शन का जो वेरिएबल है, एक्सचेंज की जो मेमोरी है, ये मेमोरी तो कब तक ऑक्यूपाइड रहेगी, जब तक आपका फंक्शन में कंट्रोल है। जैसे आप फंक्शन से बाहर होगे तुरंत ये पूरा मेमोरी एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब आप देखो कि जब ये मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई तो आप फिर से कहाँ गए, मेन में आ गए। कंट्रोल एक्सचेंज के बाद आ गया। अब मैंने यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट करी, तो ए की वैल्यू ऊपर जाके देखो तो अगेन 40, बी की वैल्यू मैंने जाके देखी यहाँ पर, दिस इज 70। मतलब कोई एक्सचेंज हुआ क्या यहाँ पर? तो इससे हमें ये बात समझ में आ गई कि जब मैंने 40 और 70 पास किए, फंक्शन भी कॉल हुआ, वहाँ पर भी चेंजेस हुए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है। वो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, एंड दिस फंक्शन इज चेंज्ड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई।
एक्स एंड वाई हैव बीन स्वैप्ड। ये तो दिख ही रहा आपको कि दोनों स्वैप हो चुके हैं, बट जो चेंजेस फंक्शन में थे दोज चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मेन प्रोग्राम। ये खास बात जो हमको लिमिटेशन में आज डिस्कस करना थी। तो दोस्तों लिमिटेशन आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी कि हमें क्या तकलीफ आ रही काम करने में। कॉल बाय वैल्यू की लिमिटेशन क्या होती है? वी कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम, मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ये हमारी लिमिटेशन है। अब जब मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करना होगी तो कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट में। क्या चेंज करेंगे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है कॉल बाय एड्रेस। मतलब इंस्टीड ऑफ पासिंग द वैल्यूज फ्रॉम मेन वी विल पास द एड्रेसेस ऑफ ए एंड बी। मतलब यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा पॉइंटर्स का। बिना पॉइंटर के हम लोग स्वैपिंग नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे स्वैप करना है, एक्सचेंज वैल्यू का इम्पैक्ट मुझे कहाँ दिखाना है? मेन में। मैं चाहता हूँ मेन में चेंज वैल्यू प्रिंट हो, तो ये वैल्यू कब चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको रिक्वायरमेंट समझ में आई होगी। कॉल बाय वैल्यू की लिमिटेशन आपको आज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर समझ में आ रहा है दोस्तों? पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। तो कॉल बाय वैल्यू से मतलब क्या हो गया? मैं जब भी डेटा पास करूँगा तो ये बाय वैल्यू पास होगा। चेंजेस सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे फंक्शन में, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मेन में नहीं आएगा। जो डेटा फंक्शन मॉडिफाइड हुआ है वो फंक्शन में शो करेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिजल्ट कहाँ आके चेंज हो जाए? मेन में। मेन में मुझे चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं। तो इस लिमिटेशन को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे फ्यूचर में कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। तो दोस्तों हम बात करेंगे आगे कॉल बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट की। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अभी, चूँकि एक प्रोग्राम हमारे सामने लिखा हुआ है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं इसी प्रोग्राम के साथ आपको डिफाइन करूँगा। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। बहुत सिंपल थॉट है, हार्डली 2-3 मिनट अपन लेंगे यहाँ पर बस आपके। टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स ये कई बार पूछा जाता है, या टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आप इसको टाइप्स ऑफ पैरामीटर बोल सकते हो या टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट से मतलब समझ में आ रहा है? पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स मतलब ये वो वेरिएबल्स वैल्यूज हैं जो फंक्शन कॉलिंग में, कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। तो 4 तरह के इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट होते हैं प्रोग्रामिंग में। ये मैं 4 तरह के पैरामीटर्स को पहले डिफाइन कर दूं। इनके नाम होंगे सबसे पहले लोकल पैरामीटर या लोकल आर्ग्यूमेंट, ग्लोबल पैरामीटर या ग्लोबल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल पैरामीटर, और चौथा होता है दोस्तों फॉर्मल पैरामीटर। ये 4 तरह के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, फंक्शंस में काम कर रहे हैं, तो इन 4 तरह की कैटेगरी के पैरामीटर्स का नॉर्मल यूज़ होता है। और जिनको यूज़ कर भी चुके हैं, ग्लोबल को छोड़कर बाकी तीनों तरह के वेरिएबल्स को हमने यूज़ किया है, तीनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हमने प्रोग्रामिंग में यूज़ किया है। क्या डिफरेंस है वो अपन इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो वेरिएबल्स ये जो दिखें फंक्शन के अंदर, इनको हम बोलते हैं लोकल आर्ग्यूमेंट्स। ये जो टेम्प हमने लिखा ना यहाँ पर मतलब फंक्शन जब शुरू होता है तो ये जो नीचे फंक्शन के इमीडिएट बाद जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं
लोकल पैरामीटर, लोकल से मतलब समझ में आ रहा है क्या है, इनका स्कोप लोकल है। स्कोप लोकल से मतलब क्या हो गया, इनकी विजिबिलिटी फंक्शन बॉडी तक सीमित है यहाँ पर। मतलब ये जो ए और बी है, इनकी विजिबिलिटी है मेन फंक्शन है बस। इस मेन के अंदर ए बी में कहीं भी लिखूंगा तो दे आर विजिबल, दे आर एक्सेप्टेबल। इसके बाहर जाके ए बी को वहाँ लिख दूंगा ना ई में, वहाँ जाके ए और बी को लिख दूंगा फंक्शन के अंदर, तो वो अननोन पैरामीटर हो जाएगा, एरर आ जाएगी। क्योंकि इसका स्कोप अलग है, इसकी विजिबिलिटी अलग है, उसका स्कोप अलग है। जैसे वहाँ टेम्प को हमने लोकल पैरामीटर डिक्लेयर किया है, तो टेम्प को उस फंक्शन के बाहर में यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो लोकल पैरामीटर होने से मतलब हो गया जिसका स्कोप लोकल है, उसकी विजिबिलिटी जो होगी वो कहाँ तक विजिबल होगा, विद इन द फंक्शन बॉडी। क्लियर है दोस्तों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। इसके बाद आता है ग्लोबल पैरामीटर। ग्लोबल पैरामीटर हमेशा कहाँ होगा, तो ये होगा मेन के बाहर। अगर मैंने यहां आके किसी वेरिएबल को लिख दिया इंट के असाइंस 10, अरे मेन के बाहर है, एक्सचेंज के बाहर है, सारे फंक्शन डेफिनेशन के बाहर अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं तो इस वेरिएबल को हम कहते हैं ग्लोबल पैरामीटर। ग्लोबल से मतलब समझ में आता है, तो ग्लोबलाइजेशन का युग है पूरा। ग्लोबल मतलब जिसको पूरे यूनिवर्स में हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी स्वीकार्यता सब जगह पे हो। तो ग्लोबल टर्म का मतलब समझ में आ रहा है, अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल होगा दैट मीन्स दैट वेरिएबल इज विजिबल इन ऑल द फंक्शंस, दैट इज विजिबल इन द कंप्लीट प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में वो विजिबल होगा। मतलब इस के को मैं फंक्शन में प्रिंट कर दूंगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा, मैं के को एक्सचेंज में यूज़ करूंगा तो भी प्रिंट हो जाएगा, मैं यहाँ इसकी वैल्यू असाइन करूंगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 10 से मैंने 20 कर दी, मेन में जाके फिर प्रिंट करूंगा मैं तो फिर उसकी वैल्यू 20 मिलेगी, अपडेटेड मिलेगी यहाँ पर। मतलब एक वेरिएबल को मैं एक्सचेंज में भी यूज़ कर पा रहा हूँ, मेन में भी यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है। हालांकि नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर का, उसमें हम लोग ग्लोबल वेरिएबल से बचते हैं। कुछ एक केसेस होंगे जब वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह करते हैं हम, तो आपने देखा हो कई बार वहाँ लिखा रहता है यूआर विजिटर नंबर, और एक बड़ा सा कोई डेटा लिखा रहता है नंबर कि लाखों करोड़ों में वो वैल्यू रहती है कि आप इस नंबर के विजिटर हो इस साइट पे, इतना ट्रांजेक्शन, इतना फ्लो है, इतना ट्रैफिक है साइट पे आपकी। तो वहाँ पर जब जैसे आप यूज़र एंटर होता है कहीं भी किसी वेबसाइट में, तो उसका लोकल एक सेशन क्रिएट होगा, और एक होता है एप्लीकेशन लेवल का पूरा वेरिएबल जो पूरी एप्लीकेशन में एक बार क्रिएट हो गया। और जितनी बार नया सेशन क्रिएट होगा, जितनी बार नया यूज़र वेबसाइट ओपन करेगा, वो उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो ये ग्लोबल वेरिएबल की विज़न है, थॉट्स हैं, जहाँ पर इनका रोल होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ग्लोबल को यूज़ करना मजबूरी बन जाता है, वो सिचुएशन जब कभी आएगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अभी तो हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की। जब वो सेशंस आएंगे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली सीरीज़ भी हम लोग लेके आएंगे यहाँ पर। और जो कॉन्फिडेंस आपको अभी दिख रहा है कोडिंग प्रोग्रामिंग का, यही कॉन्फिडेंस आपको वहाँ भी मिलेगा, उस लेवल पे भी। तो ये ग्लोबल वाले वेरिएबल्स का थॉट हो गया। उसके बाद होते हैं एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर हम किनको बोलते हैं, ये जो फंक्शन कॉलिंग के समय जो वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर लिखे रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि मेन में हो सकता है 10 वेरिएबल हों, फंक्शन में आपने 2 ही भेजे हों, तो सिर्फ फंक्शन में जो वेरिएबल पास होंगे उन्हीं को हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अगर 2 वेरिएबल या एक्स्ट्रा होते हैं कुछ, तो चूंकि वो पैरामीटर में पास नहीं हो रहे हैं, सो दे आर नॉट एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स किनको बोलेंगे हम, जिनको हम फंक्शन कॉलिंग के दौरान पास करते हैं। अब जितने एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, जो इनका टाइप होता है, उतने ही होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो दोस्तों ये जो एक्स और वाई जो है यहाँ पर, ये दिख रहे हैं आपको एक्स और वाई,
इन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। अरे एक्चुअल पैरामीटर का जो टाइप और ऑर्डर होगा उसी से मैच होते हैं फंक्शन के, वो जो फंक्शन का नाम हेडर जो लिखते हो आप, फंक्शन हेडर के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं इन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो ये आपको याद रहना चाहिए। कोई मुंह से बोल रहा है कि नहीं फॉर्मल पैरामीटर्स में जाके लिख दो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि फंक्शन हेडर वाले वेरिएबल्स का टाइप या नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज करना है हमको। लोकल बोला मतलब अंदर, लोकल बॉडी में आ गए, फंक्शन बॉडी के अंदर है। वैसे लोकल बोला तो ए और बी यहाँ लोकल है अंदर। अभी चूंकि दोनों वेरिएबल का काउंट सेम है, हो सकता है अलग अलग प्रोग्रामिंग सिचुएशन में वो डिफरेंट हो। अभी रिसीविंग वाला कुछ होता अगर सपोज यहाँ होता एम, तो एम को मैं एक्चुअल पैरामीटर नहीं बोलूँगा, दैट इज़ अवर रिसीविंग पैरामीटर। जिनको हम फंक्शन बॉडी में पास करते हैं सिर्फ उन्हीं पैरामीटर को हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और एक्चुअल पैरामीटर जहाँ जाके कॉपी होंगे, जहाँ वो कॉपी हो रहे हैं बाय वैल्यू, उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो दोस्तों ये 4 कैटेगरी के पैरामीटर्स होते हैं। इसके पहले के सारे प्रोग्राम्स में भी इन बात को कर सकते थे अपन, क्योंकि मुझे याद आया कि ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सिंपल सा है। कोई भी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल लेके आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो पूरा एनी टाइम। तो दोस्तों आज इस प्रोग्राम के थ्रू हमने डिस्कस किया है लिमिटेशन ऑफ कॉल बाय वैल्यू। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स और व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस। इस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।